आज का जो टॉपिक है उस टॉपिक पे चर्चा करते हैं। कल हम कहाँ तक कौन सी टॉपिक तक पहुंचे थे हम? आज हम क्लासिफिकेशन ऑफ रेशो के बारे में बात करेंगे। अनुपातों का वर्गीकरण। तो अनुपातों का वर्गीकरण है क्लासिफिकेशन। इसको अध्ययन के माध्यम से उसको सरल बनाने के लिए इन अनुपातों को सुविधा के अनुसार अनुपातों का वर्गीकरण निम्नानुसार हम कर सकते हैं, जैसे कि लाभदायकता अनुपात, प्रोबेबिलिटी रेशो, निष्पादन अनुपात, परफॉर्मेंस और एक्टिविटी रेशो, वित्तीय स्थिति का अनुपात, फाइनेंशियल पोजीशन रेशो। नेक्स्ट, उत्तोलक अनुपात, लिवरेज रेशो। तो ये आपके 4 अनुपातों में हम उसको विभाजित करते हैं, वर्गीकरण करते हैं। अब इसमें पहला आपका लाभदायकता अनुपात। तो प्रत्येक व्यवसाय का जो मुख्य उद्देश्य होता है वह लाभ अर्जित करना होता है। तो यहाँ स्पष्ट है कि लाभ एक सापेक्ष रिलेटिव शब्द है, निरपेक्ष एब्सोल्यूट नहीं है। तो प्रत्येक संस्था ये प्रयास करती है कि उसका लाभ न केवल निरपेक्ष रूप से अधिक हो बल्कि सापेक्ष रूप से भी अधिक हो। अर्थात हम दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि अर्जित लाभ की मात्रा संस्था में प्रयुक्त पूंजी साहस के अनुपात में पर्याप्त होनी चाहिए, है ना। किसी व्यवसायिक संस्था द्वारा उपलब्ध साधनों के सर्वोत्तम प्रयोग से अधिक लाभ कमाने की क्षमता को उसकी लाभदायकता के रूप में परिभाषित किया जा सकता है ना। अब हम ये देखते हैं कि लाभदायकता की स्थिति जो है वो प्रतिदिन घटता बढ़ता रहता है, ठीक वैसे ही जैसे कि आपके एनवायरनमेंट जो है वो परिवर्तनशील होता है, उसी की भांति ही यह भी परिवर्तनशील होता है और घटता बढ़ता रहता है, ऊपर नीचे होता है। तो जैसे हम उसका अनुमान लगाते हैं उसी तरीके से हम आंकड़ों के विश्लेषण के आधार पर वित्तीय विश्लेषक या लाभदायकता का हम एनालिसिस करते हैं। संस्था जो है उसकी स्टडी करती है और भविष्य के संबंध में उससे फोरकास्टिंग करती है, अनुमान लगाता है। तो किसी संस्था की लाभदायकता की स्थिति संस्था की बिक्री की मात्रा, लागत की प्रवृत्ति, साधनों के समुचित प्रयोग इस पर निर्भर करता है ना। जैसे कि मैंने कल आपको बताया था कि किसी भी संस्था की लाभ जो है, लाभ की मात्रा वो किस पे डिपेंड करेगी? उसके विक्रय पर, प्रमुख कि भाई उसकी बिक्री की मात्रा कितनी है, सेलिंग क्वांटिटी क्या है, कॉस्ट की जो प्रवृत्ति है वो कैसी है, जो रिसोर्सेज हैं उनके प्रयोग पर निर्भर करेगा कि उसका प्रयोग किस तरीके से की जा रही है। तो यहाँ किसी भी संस्था की लाभदायकता का मुख्यतः उसमें उसका विक्रय और विनियोग इस पर निर्भर करता है, इस पर डिपेंड करता है। तो यहाँ लाभदायकता का जो अध्ययन है वो बिक्री और विनियोजित पूंजी के आधार पर किया जाना चाहिए, जिससे कि उसका आंकड़े सही तरीके से हमको उपलब्ध हो सके। तो यहाँ हम ये देखते हैं लाभदायकता अनुपात जो है इसमें हम किन चीजों पर विशेष ध्यान देंगे। तो जैसे विक्रय पर आधारित लाभदायकता अनुपात, प्रोबेबिलिटी रेशियो बेस्ड ऑन सेल्स, विक्रय पर आधारित, ठीक है। दूसरा जैसे मैंने अभी बताया विनियोजित पूंजी, तो विनियोजित पूंजी पर आधारित लाभदायकता अनुपात, प्रोबेबिलिटी रेशियो बेस्ड ऑन कैपिटल एम्प्लॉय, ठीक है। तीसरी बात आती है इसमें अंशों पर अर्जित लाभदायकता अनुपात, प्रोबेबिलिटी अर्न ऑन शेयर रेशो। तो ये 3 मुख्य बातें आ गई जिस पर बेस्ड होंगी, क्या चीज होंगी? लाभदायकता अनुपात। अब हम यहाँ पर आते हैं, आगे बढ़ते हैं, विक्रय पर आधारित लाभदायकता अनुपात। हम एक एक
पॉइंट को लेकर चलते हैं, विक्रय पर आधारित लाभदायकता अनुपात। तो इसके अंतर्गत हम ये देखते हैं अनुपातों को अलग अलग हम वर्गीकृत कर देते हैं, जैसे कि सकल लाभ अनुपात, सकल लाभ उपांश, क्योंकि हम कहते हैं आप फाइनल अकाउंट बनाते हैं तो उसमें ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, ये सब निकालते हैं ना। तो यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट जो रेशो है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशो और ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, ये पहला। फिर हम आगे बढ़ेंगे तो नेक्स्ट प्रॉफिट रेशो, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो, ऑपरेटिंग रेशो, एक्सपेंसेस रेशो, कैश प्रॉफिट रेशो के बारे में कल मैंने आपको बता दिया था यहाँ तक, है ना। हम अब आगे बढ़ते हैं, इसमें पहला पॉइंट उठाते हैं, इसका लेते हैं ग्रॉस प्रॉफिट रेशो या ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, सकल लाभ अनुपात या सकल लाभ उपांश। तो शुद्ध विक्रय में बेचे गए माल की लागत घटाने के बाद जो शेष बच जाता है, ठीक है, यहां ध्यान रखना है, शुद्ध विक्रय नेट सेल्स में, ठीक है, बेचे गए माल की लागत घटाने के बाद जो शेष प्राप्त होता है, यानी कि जो बैलेंस बच जाएगा, है ना। जो नेट सेल्स है उसमें बेचे गए माल की लागत, कास्ट ऑफ गुड सोल्ड, ठीक है, उसको माइनस कर देंगे। माइनस करने के बाद जो बैलेंस अमाउंट बचेगा उसे हम क्या कहते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट कहते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट निकालना आपको मालूम है, ठीक है। व्यापार खाता भी बना के ट्रेडिंग अकाउंट के माध्यम से भी आप ग्रॉस प्रॉफिट निकाल सकते हैं। इसका अनुपात शुद्ध विक्रय के साथ निकाला जाता है। यह अनुपात संस्था की व्यवसायिक कुशलता का एक अच्छा माप है, पैमाना है। संस्था की लाभार्जन क्षमता इस अनुपात के माध्यम से जानी जा सकती है। इसकी गणना जब हम करते हैं तो इसकी गणना करने के लिए फार्मूला है। तो फार्मूला ये होगा, ग्रॉस प्रॉफिट रेशो इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इनटू 100। ठीक है, मैं कोशिश करता हूं आपको स्क्रीन में इसको दिखा सकूं। मैं कोशिश करता हूं कि ये आपको ये नहीं हो पा रहा है, इससे स्क्रीन स्क्रीन शॉट हो जा रहा है, ये हो नहीं पा रहा है। ये आप देखिए, ठीक है। ये यहां पर आप देखिए, आपका स्क्रीनशॉट मैंने आपका लिया, ठीक है। मोबाइल में थोड़ी सी दिक्कत है, इसलिए ये प्रॉब्लम हो रहा है। आप मिला ये, आप स्क्रीनशॉट देख पाए? यस सर। मिल गया?
कोशिश मैंने किया है और इसको अब दूसरे तरीके से हम देखेंगे, ये आपको स्पष्ट हो सके, है ना। तो ये एक फार्मूला है जहां पर सकल लाभ अनुपात या सकल लाभ उपांत जो है, इसको निकालने के लिए तो इसमें हम फार्मूला यूज करते हैं ग्रॉस प्रॉफिट रेशो इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इनटू 100। सकल लाभ अनुपात बराबर सकल लाभ बटे शुद्ध बिक्री इनटू 100। तो ये क्या है, आपका आधार क्या होगा, नेट सेल्स यानी शुद्ध बिक्री पर लाभ की मात्रा। ठीक है, शुद्ध बिक्री पर लाभ की मात्रा क्या है, तो इसको हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, विक्रय जो नेट सेल्स है, नेट सेल्स इज इक्वल टू टोटल सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, यानी विक्रय पर जितनी भी वापसी है जब हम उसको माइनस कर देते हैं तो हमारे पास शुद्ध विक्रय निकल आता है। तो यदि लाभ नहीं दिया हो और ऐसे समय में यदि इसकी गणना करनी हो तो उस समय आप क्या करेंगे, तो सकल लाभ आपको पहले निकालना होगा, ग्रॉस प्रॉफिट निकालना होगा। ग्रॉस प्रॉफिट के लिए आपको मैंने मेथड बताया कि भाई ट्रेडिंग अकाउंट के माध्यम से भी निकाली जा सकती है। अब यहाँ पर हम ये देखते हैं ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए जो सेल्स है, विक्रय, विक्रय प्लस हम करते हैं क्लोजिंग स्टॉक अंतिम स्कंद, उसमें हम माइनस कर देते हैं ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस, यदि परचेस में कोई किसी भी प्रकार से रिटर्न है तो उसको माइनस कर देते हैं, जो शेष आएगा उस पे हम प्लस कर देते हैं जो भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। तो इसके माध्यम से आपका ग्रॉस प्रॉफिट निकल आएगा। ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए दूसरा हम एक मेथड यूज करते हैं सेल्स माइनस कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। जैसे कि मैंने आपको बताया विक्रय में बेचे गए माल की लागत जब हम उसमें घटा देते हैं तो हमारे पास सकल लाभ निकल आता है। अब यहाँ पर दूसरी बात आ रही है, बेचे गए माल की लागत कैसे निकालना है, कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे आप निकालेंगे। कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के लिए ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, यानी कि प्रारंभिक स्कंद में क्रय को जोड़ेंगे, फिर यदि किसी भी प्रकार से प्रत्यक्ष व्यय हुए हैं उसे हम जोड़ देंगे और इसके ग्रैंड टोटल जो होगा इन तीनों का योग टोटल उसमें माइनस कर देंगे क्लोजिंग स्टॉक, तो आपके पास क्या निकल आएगा, कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। यहां पर ध्यान देने वाली ये बात है, यदि प्रश्न में ठीक है शुद्ध लाभ दिया हुआ है, शुद्ध लाभ में विक्रय व्यय, वितरण व्यय, वित्तीय व्ययों को जोड़कर, ठीक है, तथा आयों को घटाकर सकल लाभ की राशि ज्ञात की जाएगी। शुद्ध बिक्री का आशय जो है, यहां पर बिक्री वापसी की राशि घटाने के बाद जो शेष राशि बच जाती है उससे है। यदि बिक्री वापसी की राशि नहीं दी गई है तो ऐसे समय में बिक्री की राशि को ही शुद्ध राशि हम कहेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, सकल लाभ अनुपात की इंपॉर्टेंस क्या है। ये ग्रॉस प्रॉफिट रेशो जो है इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, महत्ता क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट रेशो। यह अनुपात जो है व्यापारिक कुशलता का एक प्रतीक होता है, सिंबल होता है। इसके माध्यम से ये ज्ञात होता है कि व्यवसाय की सकल लाभदायकता, प्रॉफिटेबली आपके जो रेशो है, यानी कि अप्रत्यक्ष व्ययों को हम छोड़ देते हैं, यहाँ पर प्रत्यक्ष व्ययों को ही लेते हैं, वो क्या है, तो ये अनुपात जितना अधिक होगा, ठीक है, यहाँ इंपॉर्टेंट आप ध्यान रखेंगे, यह अनुपात जितना अधिक होगा व्यवसाय की लाभदायकता उतनी ही अधिक होगी। और इसके ठीक विपरीत इस अनुपात में कम होना या इसकी कमी होना व्यवसाय के लाभ विक्रय के अनुपात में कमी को दर्शाता है। तो प्रत्यक्ष लागत की यदि वृद्धि होती है इसमें, तो ये प्रत्यक्ष लागत की वृद्धि को भी दर्शा रहा है, क्योंकि भाई ये बढ़ेगा तो कम होगा हमारा ग्रॉस प्रॉफिट। तो विक्रय मूल्य में कमी और विक्रय की लागत अपरिवर्तित होने पर, यानी फ्लेक्सिबिलिटी होने पर, इसकी स्थिति में अनुपात में कमी होती है। इस अनुपात का जो जब हम स्टडी करते हैं और प्रबंधन जब इसको देखता है तो प्रबंध बिक्री की लागत में कमी करने का प्रयास करता है, बिक्री को बढ़ाने का प्रयास करता है, जिससे कि व्यवसाय की लाभदायकता को बढ़ाई जा सके। दूसरी बात आती है, ग्रॉस प्रॉफिट की बात हो गई, दूसरे पॉइंट में हम आते हैं शुद्ध लाभ की, नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट रेशो, शुद्ध लाभ अनुपात,
सकल लाभ में कार्यालय, बिक्री, वितरण ये आदि व्ययों को घटाने के बाद या कार्यालय से संबंधित आयों को जोड़ने के बाद जो लाभ प्राप्त होता है उसे शुद्ध लाभ कहते हैं। इसका अनुपात भी शुद्ध बिक्री के आधार पर निकाला जाता है, ठीक वैसे ही जैसे कि हमने सकल लाभ अनुपात निकाला था। यहाँ पर सकल लाभ अनुपात के जगह में आपका शुद्ध लाभ अनुपात है नेट प्रॉफिट रेशो। तो सबसे पहले तो आपको नेट प्रॉफिट निकालना होगा, ठीक है। नेट प्रॉफिट निकालने के लिए मैंने बताया कि ग्रॉस प्रॉफिट में आपके ऑफिशियल एक्सपेंसेस, सेल्स या डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, इनको आपको माइनस कर देना है, घटा देना है। इसके साथ में आपके ऑफिस से संबंधित जो इनकम है उसको आप क्या करोगे, जोड़ दोगे, और जोड़ने के बाद फिर इससे आपको शुद्ध लाभ मिल जाएगा, ठीक है। अब इसका आप अनुपात रेशो कैसे निकालोगे आप, नेट प्रॉफिट रेशो इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इनटू 100। शुद्ध लाभ अनुपात बराबर शुद्ध लाभ बटे शुद्ध बिक्री गुणित 100। ये आपका हो गया। इससे आप क्या निकाल पाएंगे, शुद्ध लाभ अनुपात। अब शुद्ध लाभ अनुपात की जो महत्ता है, इंपॉर्टेंस है, वो क्या है, तो यहाँ पर संपूर्ण व्यवसाय के लिए जैसे कि लाभदायकता और उसकी कुशलता, ये इसकी द्योतक है, इसका सूचक होता है। ये अनुपात केवल आगमों की वसूली एवं लागतों की पूर्ति संबंधी तथ्यों पर प्रकाश डालता है, बल्कि प्रबंधों के स्वामियों की पूंजी जोखिम के लिए उचित प्रत्याय, इसको दिलाने की वो इंफॉर्मेशन देता है। और यहाँ पर यह अनुपात जितना अधिक होगा, व्यवसाय की कुशलता और उसकी लाभदायकता उतनी ही अधिक होगी और साधनों का उतना ही सर्वोत्तम उपयोग माना जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि शुद्ध लाभ जैसे बढ़ता है, यानी कि भाई उसकी लागत में कमी आ रही है, उसके संसाधन है, रिसोर्सेज हैं, उसका वह सही तरीके से उपयोग कर रहा है, तो इस तरीके से ये शुद्ध लाभ जो है उतना अधिक बढ़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट पे हम आते हैं। दो हो गए, सकल लाभ अनुपात, शुद्ध लाभ अनुपात। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो, संचालन से शुद्ध लाभ अनुपात। तो संचालन लाभ से संचालन व्ययों को घटाने तथा संचालन से अन्य आयों को जोड़ने के बाद जो शुद्ध मूल्य प्राप्त होता है, ठीक है। सकल लाभ से संचालन व्ययों को घटाने तथा संचालन से अन्य आयों को जोड़ने के बाद जो शुद्ध लाभ प्राप्त होता है उसे संचालन से शुद्ध लाभ कहा जाता है, या कहते हैं नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो। तो संचालन से शुद्ध लाभ अनुपात की गणना करने के लिए हमको कौन से फार्मूले लेने होंगे, ये है संचालन से शुद्ध लाभ अनुपात नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो इज इक्वल टू नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इनटू 100। संचालन से शुद्ध लाभ अनुपात बराबर संचालन से शुद्ध लाभ बटे शुद्ध बिक्री इंटू 100। ये आपका संचालन से शुद्ध लाभ अनुपात ज्ञात करने के लिए सूत्र है, फार्मूला है। अब इसमें संचालन से लाभ अनुपात निकालने के लिए आपको दो चीजों की जरूरत होगी, संचालन से शुद्ध लाभ की आवश्यकता होगी और शुद्ध बिक्री की आवश्यकता होगी। तो शुद्ध बिक्री के आधार पर आप क्या निकालेंगे, संचालन से शुद्ध लाभ अनुपात निकालेंगे। तो यहाँ आधार क्या हुआ, शुद्ध बिक्री, यानी कि नेट सेल्स। अब ये मैंने पहले भी बता दिया, नेट सेल्स आप कैसे निकालेंगे, आपका ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट कैसे निकालेंगे। अब इसमें हम यहाँ पर इसकी महत्ता की बात करते हैं, इंपॉर्टेंस की बात करते हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो। तो ये अनुपात व्यवसाय के संचालन लाभदायकता का प्रतीक होता है, द्योतक होता है। तो व्यवसाय में मुख्य व्यवसायों को लाभ तो बहुत कम होता है, किंतु गौण इसके कार्य होते हैं। वो क्या होता है, बैंक जमा, प्रतिभूतियों पर ब्याज, लाभांश, ठीक है। तो ये आय जितनी अधिक होती है, संस्था का लाभ अधिक प्रदर्शित होता है।
यानी लाभ बढ़ा हुआ मिलता है। किंतु संचालन का लाभ अनुपात इस बात को स्पष्ट करता है कि संस्था की कार्यकुशलता कम है, अतः इसमें अनुपात जितना अधिक होगा संस्था का क्रियात्मक कार्यक्षमता उतनी ही अधिक होगी। क्लियर है? आप सभी को समझ में आ रहा है ये? हम आगे बढ़ते हैं इसमें। कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्स टैक्स एंड इनकम टैक्स, यानी विक्रय कर और आयकर की संकल्पना। तो यहाँ विक्रय कर, सेल टैक्स, तो ये एक अप्रत्यक्ष कर होता है जो कि व्यावसायिक इकाइयों द्वारा ग्राहकों से विक्रय चार्ज किया जाता है और उसे सरकार को भुगतान करना पड़ता है। तो विक्रय कर की गणना सकल विक्रय पर की जाती है, इसलिए लाभ प्रदत्त अनुपातों की गणना के लिए शुद्ध लाभ के निर्धारण में सकल विक्रय में से विक्रय कर को घटा दिया जाता है। कैसे? शुद्ध विक्रय बराबर सकल विक्रय माइनस विक्रय कर एवं विक्रय वापसी। क्या अर्थात आप ये कह सकते हैं नेट सेल्स एज इक्वल टू ग्रॉस सेल्स माइनस सेल्स टैक्स माइनस सेल्स रिटर्न। तो इससे आपको क्या निकल जाएगा? शुद्ध विक्रय। दूसरा आयकर, इनकम टैक्स की बात करते हैं। ये आप अभी पढ़ रहे होंगे, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा आयकर क्या है। तो ये एक प्रत्यक्ष कर होता है। हमारे यहाँ प्रचलित जितने भी कर हैं उसमें से केवल एक ही ऐसा कर है जो कि प्रत्यक्ष कर है, बाकी जितने भी कर जो लगाए जाते हैं वह अप्रत्यक्ष कर की श्रेणी में आता है। तो यह एक प्रत्यक्ष कर है। इनकम टैक्स जो है इसका भुगतान व्यवसायिक इकाइयों द्वारा किया जाता है, व्यक्ति के हिसाब से किया जाता है। ये आपको अभी आप इनकम टैक्स जब पढ़ रहे हैं तो उसमें आपको बताया गया होगा डिटेल में, मैं यहाँ शॉर्ट में ले रहा हूँ। तो इसकी जब गणना जो की जाती है वो किस पर की जाती है? नेट प्रॉफिट पर की जाती है, शुद्ध लाभ पर की जाती है। और इसी का कारण है कि शुद्ध लाभ को कर के पूर्व और कर के बाद, है ना, कर के पूर्व शुद्ध लाभ को कर के पूर्व तथा कर के बाद, यानी टैक्स देने के पहले और टैक्स देने के बाद, ठीक है, इसकी गणना की जाती है। यानी नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड आफ्टर टैक्स, इसको दो वर्गों में विभाजित करते हैं। अब इसमें हम पहला पॉइंट लेते हैं नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स रेशो, ठीक है, शुद्ध लाभ को करके पूर्व। इसमें हम क्या करते हैं आपका इसमें नेट सेल से लेंगे, ठीक है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, यानी कि आपका कर के पूर्व, ठीक है, लाभ, कर के पूर्व लाभ बटे शुद्ध विक्रय नेट सेल्स इनटू, इसको आप डाउन करते जाइए, है ना, तो आपको स्पष्ट हो पाएगा। दूसरा कर के पश्चात माने करके पहले नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रेशो, तो इसके लिए हो जाएगा आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अपॉन नेट सेल्स इनटू 100। ये दो बातें, ये गणना करने के लिए आप इन दो विधियों का सहयोग ले सकते हैं और इस फार्मूला के अंतर्गत निकाल सकते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं ऑपरेटिंग रेशो, संचालन अनुपात। तो संचालन अनुपात पहले भी हमने इसमें चर्चा की थी। संचालन अनुपात बेचे गए माल की लागत, ठीक है, और उसमें सभी संचालन व्ययों को लिया जाता है, जैसे कि उसमें प्रबंधन है, प्रशासन है, व्यय है, बिक्री है, वितरण है, व्यय है, वित्तीय व्यय है ना, इन सबको जोड़कर प्राप्त जो राशि होती है इसके आधार पर अनुपात शुद्ध बिक्री के साथ निकालना संचालन अनुपात कहलाता है। तो इस अनुपात की जब हम गणना करते हैं तो उस समय संचालन अनुपात जब निकालेंगे आप, तो संचालन अनुपात बराबर बिक्री की लागत प्लस सभी संचालन व्यय, सभी संचालन व्यय जैसे कि मैंने आपको बताया प्रबंधन, प्रशासन व्यय, बिक्री व्यय, वितरण व्यय, वित्तीय व्यय, ठीक है, इन सबको क्या करेंगे बिक्री की जो लागत है उस पे हम जोड़ देंगे
और उसका भाग जो है उसको शुद्ध बिक्री से देंगे और 100 से गुणा कर देंगे। अर्थात इसका फार्मूला बनता है ऑपरेटिंग रेशियो इज इक्वल टू कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अपॉन नेट सेल्स इनटू 100। अब यहां पर हम ये देखते हैं कि ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या है। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस निकालने के लिए क्या करनी होगी आपको, मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, फाइनेंशियल एक्सपेंसेस एटसेट्रा। ठीक है, इन सबको यदि आप प्लस कर दोगे तो क्या निकलेगा, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, संचालन व्यय। संचालन व्यय बराबर प्रबंधन, प्रशासन व्यय, विक्रय व्यय, वितरण व्यय और वित्तीय व्यय, इन सबको जोड़ दोगे तो संचालन व्यय कहलाएगा। फिर नेक्स्ट हम निकालते हैं इसी में कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, बेचे गए माल की लागत। इसमें विक्रय में से सकल लाभ को घटा दोगे तो आपको बेचे गए माल की लागत निकल आएगी। कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। या आप इसको दूसरे तरीके से ऐसे भी कर सकते हैं, आपका प्रारंभिक स्कंद, क्रय में प्रारंभिक स्कंद को जोड़ोगे, इसमें जो भी प्रत्यक्ष व्यय होंगे उसे आप जोड़ देंगे और इसमें से आप अंतिम स्कंद क्लोजिंग स्टॉक को माइनस कर दोगे तो भी आप बेचे गए माल की लागत कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाल सकते हैं। ठीक है, क्या करना है, परचेस में यदि रिटर्न है तो माइनस कर देंगे, इसमें जो आएगा उसमें ओपनिंग स्टॉक प्लस करेंगे, डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो भी होंगे उसे आप प्लस करेंगे, इसमें माइनस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक को। ठीक है, तो जो अमाउंट आपका बैलेंस आएगा वो क्या कहलाएगा, कास्ट ऑफ गुड सोल्ड। अब नेट सेल्स आप कैसे निकालेंगे, शुद्ध विक्रय, ये आपको मालूम है। ठीक है, बेचे गए जो माल बेचा गया है उसमें से यदि मान लीजिए माल वापस आए हैं उसको यदि आप माइनस कर देते हो तो आपका क्या निकल जाएगा, नेट सेल्स। ठीक है, अब हम इसकी इंपॉर्टेंस को जाने कि इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। इंपॉर्टेंस ऑफ ऑपरेटिंग रेशियो, तो ये अनुपात व्यवसाय की कार्यकुशलता, उसका लाभार्जन क्षमता को दर्शाता है, उसको मापता है। इस अनुपात से संस्था को ये जानकारी होती है कि शुद्ध विक्रय का कितना प्रतिशत प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष व्ययों द्वारा शोषण किया गया है। ये अनुपात जितना कम होगा, गैर संचालन व्ययों अर्थात जैसे कि ब्याज है, लाभांश है, ठीक है, को पूरा करने के लिए उतना ही लाभ उपलब्ध होगा, वह शुद्ध लाभ भी इससे अधिक होगा। इसके विपरीत स्थिति में व्यवसाय का शुद्ध लाभ कम होगा और व्यवसायिक असक्षमता का प्रतीक होगा। अब इसमें हम व्यय अनुपात जो है, एक्सपेंसेस रेशियो, ये भी आप निकाल सकते हैं। ठीक है, इसके लिए कोई विशेष फार्मूला की आवश्यकता नहीं है, लेकिन इसमें जब हम निकालते हैं तो जैसे कि अभी मैं आपको फार्मूला बता रहा था उसी इसमें भी फार्मूला आपको बनाते चले जाना है। हम आगे बढ़ते हैं एक्सपेंसेस रेशियो। एक्सपेंसेस रेशियो यानी कभी कभी उत्पादन लागत और परिचालन व्ययों के प्रत्येक व्यय अनुपात की गणना यहाँ पर की जाती है। इसके लिए प्रत्येक व्यय की राशि शुद्ध विक्रय की राशि से डिवाइड कर देते हैं, भाग दे देते हैं और उसके उपरांत उसमें 100 का गुणा कर देते हैं तो ये आपको जानकारी मिल जाती है। जैसे कि प्रयुक्त माल की लागत का अनुपात, ठीक है, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड रेशियो। तो यहाँ उत्पादन के क्रम जितने मूल्य की सामग्री का उपयोग किया जाता है उसे प्रयुक्त सामग्री कहते हैं। इसका अनुपात शुद्ध बिक्री के साथ निकाला जाता है, जिसके लिए हम फार्मूला यूज करते हैं प्रयुक्त माल की लागत का अनुपात raw materials consumed ratio is equal to raw material consumed upon net sales into 100। ठीक है, मैं यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, पहले मैं इसको डिस्क्राइब कर देता हूं।
यानी प्रयुक्त माल की लागत का अनुपात बराबर प्रयुक्त सामग्री बटे शुद्ध बिक्री इंटू 100। दूसरा, प्रयुक्त श्रम की लागत का अनुपात कास्ट ऑफ डायरेक्ट वेजेस। तो यहाँ पर हम ये निकालते हैं, इस अनुपात की गणना करने के लिए जो फार्मूला यूज करते हैं, कास्ट ऑफ डायरेक्ट वेजेस रेशियो एज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट वेजेस अपॉन नेट सेल्स इनटू 100। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस के लिए निकालेंगे तो ठीक ऐसे ही करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस रेशियो इज इक्वल टू मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस अपॉन नेट सेल्स इनटू 100। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको निकाल सकते हैं। ये आपका दिख रहा है आपको यहां पर, आपको मिला, आप देख पाए इसको? देख पाए आप? सर, यस सर, देख लिए। जी, समझ में आ रहा है आपको? यस सर। जी, तो इस तरीके से आप यहाँ पर वे अनुपात को आप निकाल सकते हैं। ठीक है, आज के लिए यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो विनियोजित पूंजी पर आधारित लाभदायकता अनुपात, यानी कि प्रोबेबिलिटी रेशियो बेस्ड ऑन कैपिटल एम्प्लॉय। ठीक है, कल हम इस पर चर्चा करेंगे। ओके ओके। यस सर। हाँ, और मैंने आपका इसको रिकॉर्ड मैंने भेजा है, उसको आप देखिए, पढ़िए। यदि वहां पर किसी प्रकार का कुछ समझ में नहीं आता, आपकी जो क्वेरी रहती है, जैसे आप स्टडी करते हैं और उस समय में आपको जो चीज समझ में नहीं आती, तो आप उसमें मैसेज से मेरे को भेज दीजिए, ताकि मैं नेक्स्ट क्लास में उसको रिपीट कर सकूं। ठीक है? यस सर। हाँ, और आपको Yes, sir. सबको सब्सक्राइब करना है उसको। ठीक है, मैं कोशिश और उसको ऐसा कुछ कर रहा हूँ कि जो पुराने जैसे मैंने आपके वीडियो बना के भेजे थे वैसे ही मैं बनाऊं, ताकि उसमें आपको पूरी सारी चीजें क्लियर हो सके, है ना? ठीक है, Yes, यस sir. सर। हाँ ठीक, ओके, गुड डे। Okay, sir. Thank you, sir. ओके, आपको सबको सब्सक्राइब करना है उसको। ठीक है, यस सर। ओके, गुड डे।